हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़कर आप अपने एग्जाम के रिजल्ट को और भी बेटर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस की, कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है और इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या इफेक्ट है। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम अकर्स होती है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम कस्टमर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है या फिर प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी अकर हो सकती है, जैसे कि इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजिंग चैलेंजेस, सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स, सेम टूल्स। तो ये सारी सॉफ्टवेयर क्राइसिस है जिनके कारण हमारे सॉफ्टवेयर पर या हमारे प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के जो मेन कारण होते हैं कि किन किन कारणों से सॉफ्टवेयर क्राइसिस है वो अकर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कंपेयर में मोर एक्सपेंसिव होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में लगी हुई टोटल कॉस्ट का 60% सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में वेस्ट होता है, तो इसलिए यह भी एक कारण है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। देन नेक्स्ट है, एट दैट टाइम प्रोजेक्ट वाज रनिंग ओवर टाइम, कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो डेवलपिंग के टाइम क्या होता है कि सम टाइम सॉफ्टवेयर के किसी एक फेज को कंप्लीट होने में मोर टाइम कंज्यूम होता है, तो यह भी एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कारण है। द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर वाज लो क्वालिटी, अगर किसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी लो होती है तो इससे प्रोग्रामर को डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है, तो इस वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस अकर हो सकती है। देन नेक्स्ट हमारा कारण है कि सॉफ्टवेयर ऑफन डिड नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स, यदि कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं करता है तो वह सॉफ्टवेयर किसी कस्टमर के लिए उपयोगी नहीं होगा। इट मींस कि कस्टमर उसे यूज नहीं कर सकता। एट दैट टाइम सॉफ्टवेयर वाज नेवर डिलीवर्ड, इट मींस कि समटाइम्स क्या होता है कि जो एस्टिमेट हमने लगाया था कि इस टाइम तक हमारा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो जाएगा, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के डिलीवर टाइम में इंक्रीमेंट हो जाता है, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर है वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के मेन कारण थे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन फर्स्ट है रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर ओवर बजट, किसी सॉफ्टवेयर की ओवर बजट को रिडक्ट करके या सॉफ्टवेयर बजट में रिडक्शन करके हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई, कि सॉफ्टवेयर को क्वालिटी को हाई करके भी हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बच सकते हैं। देन नेक्स्ट है लेस टाइम नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हमें कम से कम टाइम में उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए। एक्सपीरियंस वर्किंग टीम मेंबर ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो डेवलप करने वाली टीम है उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर को किस टाइप से डेवलप किया जाता है। जो भी टीम मेंबर है वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। देन लास्ट है सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड, कि सॉफ्टवेयर है वो हमेशा डिलीवर होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट कर दें, देन उसे डेवलप कर दें, बट वो टाइम पर डिलीवर ना हो। सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बचने की कुछ गाइडलाइंस थी जिन्हें हम यूज करके सॉफ्टवेयर क्राइसिस से। द नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन है वो किस टाइप से हुआ है। इवोल्यूशन का मीनिंग है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। इट मींस कि इसकी प्रोसेसिंग को डिफाइन किया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो किस टाइप से हो रहा है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इवोल्यूशन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसे कि हम एरा कहते हैं, जैसे कि अर्ली एरा, सेकंड एरा, थर्ड एरा और फोर्थ एरा। देन जो फर्स्ट एरा है वो 1950 से लेकर 1960 तक का है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर में लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टम सॉफ्टवेयर और बैच ओरिएंटेशन का यूज किया जाता था। देन सेकंड एरा में इंप्रूवमेंट करने के बाद मल्टी यूजर, डेटाबेस, रियल टाइम, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स को इन्वॉल्व किया गया। देन नेक्स्ट है थर्ड एरा, जो कि 1973 से लेकर 1985 तक है। इसमें एम्बेडेड इंटेलिजेंस, कंज्यूमर इंपैक्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और लो कॉस्ट हार्डवेयर को ऐड किया गया, जिससे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई। लास्ट फोर्थ एरा, जो कि 1985 से लेकर के अब तक है, इसमें पावरफुल डेस्कटॉप सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नेटवर्क कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स को ऐड किया गया, जो कि मोर पावरफुल है अनदर के कंपेयर में। तो ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन, जिसमें कि 4 एरा है और प्रेजेंट में हम 4th एरा में वर्क करते हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे कि हम शॉर्ट में SDLC भी कहते हैं, इसका यूज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने, डेवलप करने और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हाई करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स कि SDLC की हेल्प से हम किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हाई कर सकते हैं और SDLC के थ्रू ही हम किसी भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इट मीन्स कि SDLC के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को विद इन टाइम और लिमिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। इसी की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को राइट टाइम पे और लिमिट कॉस्ट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। SDLC में हम सॉफ्टवेयर के पूरे लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि SDLC में यह रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को किस टाइप से डेवलप किया जाता है, उसे कैसे मेंटेन किया जाता है और जो भी उसमें रिप्लेसमेंट होता है या कोई भी फीचर को इनहांस किया जाता है तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स का यूज करते हैं। SDLC एक मेथड है जो कि डिफाइन करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइफ या उसके प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। SDLC को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। SDLC के डिफरेंट फेजेस होते हैं। SDLC में मैक्सिमम 9 और मिनिमम 5 फेजेस होते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर की कंप्लीट लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर के कंप्लीट प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। SDLC के जो फेज है वो फॉलोइंग टाइप से है, जिनमें फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड या रिक्वायरमेंट एरिशेशन। इट मींस कि फर्स्ट फेज में हम रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में लगने वाला एफर्ट, सॉफ्टवेयर के बेनिफिट या सॉफ्टवेयर से होने वाले लॉस के बारे में स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एनालिसिस, कि जो प्रोजेक्ट हमने रेडी किया है उसको एनालाइज करना, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। ये डिफरेंट फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जिन्हें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। स्पाइरल मॉडल एक वो मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है जो कि रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। जो अनदर हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स है वो रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि स्पाइरल मॉडल रिस्क हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम यदि कोई एरर अकर होती है या कोई रिस्क अकर होता है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं स्पाइरल मॉडल की हेल्प से। इन इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इट लुक्स लाइक ए स्पाइरल विद मैनी लूप्स। स्पाइरल मॉडल का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्पाइरल की तरह होता है, इसीलिए इसे स्पाइरल मॉडल कहते हैं। इसमें मैनी लूप्स होते हैं, बट ये लूप्स अननोन होते हैं कि एक स्पाइरल के अंदर मैक्सिमम कितने लूप्स आ सकते हैं, इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लूप्स प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। स्पाइरल में जो लूप्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के फेज को डिनोट करते हैं। स्पाइरल मॉडल में टोटल 4 फेजेस होते हैं। जैसे ही हमारा लूप कंप्लीट होता है तो उसमें हमारा फेज भी कंप्लीट होता है। तो आइए स्पाइरल मॉडल को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल है उसकी स्ट्रक्चर है वो एक स्पाइरल की तरह है। स्पाइरल मॉडल में 4 फेजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इवोल्यूशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट फेज प्लानिंग। जो हमारा स्पाइरल मॉडल है इसमें एवरी स्पाइरल की जो रेडियस होती है वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है और जो इसकी एंगुलर डायमेंशंस होती है वो प्रोसेस की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। स्पाइरल मॉडल में हम रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटोटाइप, डिजाइन, कोड, इंटीग्रेशन, टेस्ट, इंप्लीमेंटेशन, इन फेजेस को हम कंबाइन कर देते हैं, जिसमें कि रिस्क मैनेजमेंट और प्रोटोटाइप को इवोल्यूशन में कंबाइन किया जाता है और डिजाइन, कोड, इंटीग्रेशन, टेस्ट और इंप्लीमेंटेशन को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये है स्पाइरल मॉडल का सिंपल सा डायग्राम जिसमें कि स्पाइरल के 4 फेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल यूज करते हैं, जैसे कि स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, रेड मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का यूज प्रोसेस मॉडल में फर्स्ट टाइम किया गया था। इट मींस कि सबसे पहले हम वाटरफॉल मॉडल का यूज करते थे। प्रेजेंट टाइम में हम स्पाइरल मॉडल या प्रोटोटाइप मॉडल का यूज अधिकतर करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वाटरफॉल मॉडल का यूज किया गया था किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। यह एक सीक्वेंशियल मॉडल है। सीक्वेंशियल मींस कि इसके जो फेज होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज के कंप्लीट होने पर ही हम नेक्स्ट फेज पे मूव कर पाते हैं। इट मींस कि वाटरफॉल मॉडल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैस्केड की फॉर्म में होती है, जिसमें कि एक फेज का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट का वर्क करता है और जब तक हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं हो जाता हम नेक्स्ट फेज पे मूव नहीं कर सकते। और जैसे ही
ही हमने नेक्स्ट फेज पे मूव कर लिया देन हम वापस से फर्स्ट फेज पे नहीं जा सकते। यह ओनली फॉरवर्ड में वर्क करता है, इसमें हम बैकवर्ड में नहीं जा सकते। इस डायग्राम में वाटरफॉल मॉडल के डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कंप्लीट किया जाता है, देन सिस्टम डिजाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड लास्ट फेज है मेंटेनेंस। वाटरफॉल मॉडल का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो इसी टाइप से होता है। इट मींस कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट फेज है, और इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो आउटपुट है वो सिस्टम डिजाइन के लिए एज ए इनपुट वर्क करेगा। देन नेक्स्ट में भी ऐसा ही होगा कि सिस्टम डिजाइन का जो भी आउटपुट है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनपुट का वर्क करेगा। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो वाटरफॉल मॉडल की जो स्ट्रक्चर है वो एक वाटरफॉल की तरह है। इट मींस कि एक झरने की तरह है, और इसमें क्या होता है कि हम एक फेज के कंप्लीट होने पर ही नेक्स्ट फेज में मूव कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाता है और हम नेक्स्ट फेज पे मूव कर जाते हैं देन हम वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो ये है हमारे वाटरफॉल मॉडल के डिफरेंट फेजेस। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिजिबिलिटी स्टडी का मीनिंग क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो डेवलप करने से पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, देन हम फिजिबिलिटी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी का जो नॉर्मल मीनिंग होता है डेवलप किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, टाइम, सॉफ्टवेयर से होने वाले बेनिफिट या लॉस, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी है वो एक प्रीलिमिनरी स्टडी है जिसमें कि सॉफ्टवेयर के ओवरऑल प्लान को, उसके स्ट्रक्चर को, उससे होने वाले बेनिफिट्स को, और एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कितना एफर्ट लगेगा, तो इन सब चीजों के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम ये भी चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा या नहीं। इट मींस कि कस्टमर है वो सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई होगा या नहीं। तो इस टाइप की जो स्टडी होती है उसे हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी जैसे डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज को हम रीड आउट करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी का जो मेन गोल होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और एफर्ट्स को फाइंड आउट करना है कि यदि हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो उससे हमें कितना लॉस हो सकता है, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, और उसे कंप्लीट करने में हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए हम फिजिबिलिटी स्टडी का यूज करते हैं। ये किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में स्टडी की, जिनमें इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और फिजिबिलिटी स्टडी जैसे मेन टॉपिक्स थे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।